ये बात है 78 ईस्वी की, मतलब आज से तकरीबन 1945 साल पहले की। भारत का एक राजा था, एक सम्राट था जिसका नाम था कनिष्क। ये इतना बहादुर था, इतना प्रतापी था, इतना योग्य था, इतना खूंखार था, जिससे पूरा एशिया का राजा सब डरता था। वो ये सोचता था कनिष्क की नज़र कहीं मेरे साम्राज्य पे न पड़ जाए, क्योंकि अगर कनिष्क उसके साम्राज्य की तरफ बढ़ा तो फिर नरसंहार होना फिक्स है, ना जाने कितने सैनिकों का मरना फिक्स है, कितने औरतों का विधवा होना फिक्स है, कितने बच्चों का अनाथ होना फिक्स है। इसीलिए वो ये प्रार्थना करता था कि किसी तरह से कनिष्क का नज़र हमारे साम्राज्य पे ना पड़े, नहीं तो फिर भयानक युद्ध होना फिक्स था। खासकर चीन का सैनिक सबसे अधिक डरा हुआ था कनिष्क से। आज समझते इसी राजा के बारे में गहराई से कि ये आखिर इतना खतरनाक क्यों बन गया, क्या कारण था। कनिष्क के दादाजी का नाम कुजुला कड़फिसस था। ये इसका साम्राज्य उतना बड़ा नहीं था, इसका साम्राज्य छोटा ही था। इसीलिए जो चीन का जो राजा था ये इस पर जो है बार बार कमज़ोर समझकर युद्ध करते रहता था और इसको मजबूर करता था कि हर वर्ष ये टैक्स जो है चीन के सैनिकों को दे, चीन के राजा को दे। और ये भी मजबूर होकर कमज़ोर रहने के कारण ये भी इसे मानना पड़ता था और हर वर्ष इसको टैक्स चीन के राजाओं को देना पड़ता था। फिर उसके बाद कनिष्क का पिता वीम कड़फिसस सत्ता में आता है। इसके भी समय इसका साम्राज्य उतना बड़ा नहीं था, जिसकी वजह से इसे भी चीन के राजाओं को कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, नहीं तो फिर भयानक युद्ध होना फिक्स था। इसीलिए इसने डर से पहले ही टैक्स दे देता था। ये सब अत्याचार देख के एक लड़का पल रहा था जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान भारत में ही मिला हुआ था। ये तो 1947 में अलग हुआ है, यहाँ बात हो रही है 1945 साल पहले की। उसको तो अलग होने से 76 साल हुआ है। कनिष्क धीरे धीरे अपने सैनिकों में वृद्धि करता है, अपना हथियार बढ़ाता है, अपने दादा और पिता पे हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए। अत्याचार क्या हुआ था कि उससे जो टैक्स वसूलता था बेवजह। इसी बीच प्रकृति ने भी कनिष्क का साथ दिया और इसे हिंदुकुश पर्वत पर सोने का बहुत बड़ा खदान हाथ आ गया, जिससे कनिष्क इन सोने का व्यापार मिस्र तथा उसके पड़ोसी देशों में किया, जिनमें सबसे अधिक व्यापार मिस्र के साथ किया था सोने का। इस बात की जानकारी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक किताब से मिलती है। अब इस किताब का लेखक कौन है? इस किताब का लेखक अज्ञात है, किसने लिखा इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। कनिष्क इन सोने से सिक्का बनाकर शुद्ध सोने का सिक्का पूरे भारत में चलाया। इसकी जानकारी खुदाई से प्राप्त किए गए सिक्के से मिलती है। इस सिक्का पर शिव जी का चित्र बना है। इससे यह पता चलता है कि कनिष्क शिव जी का भक्त था। अब तक कनिष्क के पास पर्याप्त सेना हो चुका था, साथ में उसके पास पर्याप्त हथियार भी हो चुका था। अब यह चाहता था कि हम बदला लेंगे अपने दादा अपने पिता का, और यह चाहता था कि चीन पे अब युद्ध किया जाए। लेकिन युद्ध में गलती सामने वाले की हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कहने का रहता है कि गलती उसने किया है। अपने सैनिकों में भी इस बात का मोटिवेशन रहता है कि गलती सामने वाले की है, तब युद्ध जो है पूरे हिम्मत से, पूरे जी जान से लड़ा जाता है। इसीलिए कनिष्क अपने एक दूत को चीन के राजा के पास भेजता है, एक प्रस्ताव लेकर कि तुम अपना बेटी का शादी कनिष्क के साथ कर दो, नहीं तो कनिष्क भयानक युद्ध करेगा तुम पे। को सुनकर वो इसके दूत को बंदी बना लेता है, और कनिष्क यही तो चाह रहा था कि गलती सामने वाला करे। अब गलती वो कर चुका था, इसीलिए ये अपना पूरा सेना, पूरा दल बल के साथ चीन पे हमला करता है। यह युद्ध चीन के सेनापति बान चाओ से हुआ था, लेकिन इस युद्ध में कनिष्क को हारना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। इस हार के बाद कनिष्क का गुस्सा और 7वें स्तर पर चले जाता है। वो फिर धीरे धीरे अपने सैनिकों को ट्रेन करता है और चीन के खिलाफ फिर दोबारा दुगुना ताकत से हमला करता है और चीन के राजा पान चियांग की हत्या कर देता है और चीन के सिल्क रूट पर, चीन के रेशम मार्ग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। जिस रास्ते से होकर चीन रेशम का व्यापार यूरोप के देशों में करता है, उसके बाद कनिष्क एक शर्त रखता है कि अगर इस क्षेत्र से व्यापार करना है,
इस मार्ग से व्यापार करना है तो हमको टैक्स देना पड़ेगा, और वह टैक्स का मात्रा रखा 40%। अगर इस रूट से व्यापार करना है तो तुमको 100 केजी रेशम में 40 केजी रेशम मुझे देना पड़ेगा। इस तरह कनिष्क अपने दादा कुजुला कदफिसस और पिता भीम कदफिसस का बदला ले लिया। चीन के राजाओं ने उससे जो टैक्स लिया था बदले में, अब कनिष्क भी उससे टैक्स के रूप में रेशम लेने लगा। दुनिया में सबसे अधिक रेशम आज भी चीन में है, लेकिन अगर बात ये रहेगी कि दुनिया में सबसे अधिक कैटेगरी का रेशम कहाँ है तो वो है भारत में। भारत में 4 कैटेगरी के रेशम पाए जाते हैं, लेकिन चीन में 3 कैटेगरी के पाए जाते हैं। इस विजय के बाद, इस नरसंहार के बाद, इतना खतरनाक कनिष्क का रूप देखने के बाद पूरा एशिया में ये हल्ला फैल जाता है कि कनिष्क बहुत प्रतापी, बहुत खूंखार, बहुत खतरनाक राजा है। और सब यही सोचता है कि कनिष्क की नज़र किसी भी तरह मेरे साम्राज्य पे ना पड़े, क्योंकि अगर नज़र पड़ा तो फिर पांचियांग जैसा हाल होना फिक्स है। इस प्रकार कनिष्क भारत का एकमात्र ऐसा राजा बन जाता है जो चीन पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले कोई राजा ने नहीं किया था, न ही इसके बाद कोई राजा किया था। चीन बार बार ये कहता है कि भारत को 1962 का युद्ध नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उस सुअर को पता नहीं है कनिष्क के बारे में। हमारे भारत सरकार को भी कहना चाहिए कि तुम भी कनिष्क को मत भूलो, वरना फिर अगर कोई भारत में कनिष्क पैदा हो गया, कोई कनिष्क बन गया, तो लद्दाख तो क्या पूरे चीन पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन यूएनओ के नियम के अनुसार ये करना थोड़ा कठिन है। भाड़ में जाए यूएनओ का नियम, कोई सन की आ गया तो फिर ये कर भी देगा।